हेलो एवरीवन, इनसाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रेजेंटली अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है और मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है क्योंकि कुछ स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी उनमें 35 to 40% का करेक्शन हुआ है। और जब स्टॉक में करेक्शन होता है तो उसके पीछे एक रीजन भी होता है, और अगर ये रीजन एक टेम्पररी रीजन है या कंपनी अभी कोई टेम्पररी चैलेंजेस फेस कर रहा है जिसकी वजह से अगर स्टॉक में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है और उस सेंटिमेंट की वजह से अगर शेयर का प्राइस गिरा है तो बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसे एज अ अपॉर्चुनिटी मानते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई भी स्टॉक गिर रहा है तो उसका बॉटम कहां पर है वो एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जब भी ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में बड़े बड़े गिरावट होते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स में ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता है। बट हैविंग सेड दैट, आपको मार्केट में जो अपकमिंग वॉलेटिलिटी फैक्टर्स है उसको भी कंसिडर करना होगा। और प्रेजेंटली नंबर 1 वॉलेटिलिटी फैक्टर है इलेक्शन के रिजल्ट्स। और अभी इलेक्शंस का जो वॉलेटिलिटी है उसको ऑलरेडी आप मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो इसलिए इस फैक्टर को लेके चलिए। और रही बात इलेक्शन कौन जीतेगा, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, उसके ऊपर आप कमेंट्स में बताइए। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाके वोट करें, और अगर आपने ऑलरेडी वोट किया है तो कमेंट्स में जाके आई वोटेड लिख दीजिए। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें रिसेंटली बहुत बड़े करेक्शंस हुए हैं और ये करेक्शंस अभी भी जारी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ रिसेंटली हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक का एनालिसिस डाला है और एक सेक्टर का एनालिसिस डाला है जिसमें बहुत जल्द टर्न अराउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए जाके वो टेलीग्राम पोस्ट भी देख लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वही अगर आपको हमारे साथ और ज्यादा पर्सनल लेवल पे जुड़ना है, अलग अलग स्टॉक्स के और मार्केट्स के इंपॉर्टेंट अपडेट रिसीव करना है और एफआईएस का बाइंग कहां पर हो रहा है, डीआईएस का बाइंग कहां पर हो रहा है, उसके रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और वही अगर आपको मेंबर कम्युनिटी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप चैट सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लीजिए। तो अभी जो सबसे पहला कंपनी है जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है एंजल वन। और इस स्टॉक में रिसेंटली अराउंड 34.9 या यूं मान लीजिए ऑलमोस्ट 35% का करेक्शन हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है उसके पीछे एक मेजर रीजन है उसका वैल्यूएशन, क्योंकि बीच में कंपनी का जो स्टॉक है उसका पी रेशियो अराउंड 30-35 के आसपास था और अभी करेक्शन होने के बाद अभी स्टॉक का पी अराउंड 19.8 के आसपास है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल पी जो है वो अराउंड 17.5 के आसपास है। और उसके साथ साथ बीच में आपने ये भी देखा होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बड़े करेक्शंस भी हुए थे और उस फैक्टर ने भी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया होगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में शेयर करते हैं वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए होता है और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइस सिर्फ एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लेना चाहिए। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 22,200 करोड़ के आसपास है। कंपनी के ऊपर 2,541 करोड़ का डेट बर्डन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 9,844 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी इफेक्टिवली ये कंपनी डेट फ्री है और कैश रिच भी है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2021 और 2022 में कंपनी के सेल्स 77.8% ग्रो हुआ था, 2023 में 31% और अभी 2024 में सेल्स जो है उसमें 42.3% का ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो 2021 और 22 के बीच में 110% का मैसिव ग्रोथ हुआ था, 2023 में 42.2% का ग्रोथ और अभी मार्च 2024 में 26.5% का ग्रोथ हुआ है। और हाँ, यहाँ पर आप एक और फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक बहुत महंगा है या हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और उस वैल्यूएशन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स में उसके इक्विवेलेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, तब भी स्टॉक में करेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा और वो सवाल ये है कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा कंपनी है या स्टॉक है जिसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, सेल्स ग्रोथ बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट हो रहा है, ऐसे कंपनी का नाम अगर आप जानते हैं या आपके वॉच लिस्ट में है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कमेंट अच्छा लगता है तो मैं भी आपके कमेंट को लाइक करूंगा और अगर आपके कमेंट में वैल्यू है तो उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में फीचर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर आप कंपनी का लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग 2.54% कम हुआ है, एफआईएस का स्टेक 1.13% बढ़ा है, डीआईएस का स्टेक 3.18% बढ़ा है और वही पब्लिक का स्टेक 1.78% कम हुआ है। तो यानी यहाँ पर भले ही प्रमोटर्स ने बेचा हो लेकिन उसको इफेक्टिवली एफआईएस और डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है। और अगर शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही जाते हैं तो उसको जनरली इन्वेस्टर्स पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन वही मान लीजिए अगर प्रमोटर्स बेच रहे, एफआईएस डीआईएस उसको खरीद नहीं रहे लेकिन पब्लिक उसको खरीद रहा है, तब हो सकता है इन्वेस्टर्स इसको नेगेटिव माने। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में एफआईएस और डीआईएस ने प्रमोटर्स से भी खरीदा है और पब्लिक से भी खरीदा है। और डीआईएस का ये जो बाइंग है वो लास्ट 2 क्वार्टर्स में ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ है, क्योंकि अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक ने 2.28% स्टेक बेचा है और डीआईएस ने
4.10% स्टेक खरीदा है। एंड ऑफ कोर्स एफआईएस ने भी 0.68% स्टेक खरीदा है और प्रमोटर्स ने 2.49% स्टेक बेचा है। एंड ऑफ कोर्स एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकर है जिसकी वजह से मार्केट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं उसके बेसिस पे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट तय होता है, और इसीलिए हमारे मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कैसे बढ़ रहे हैं उस डेटा को भी ट्रैक करना जरूरी है, और इसके बारे में एंजल वन खुद अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट 17 ईयर्स में निफ्टी 50 में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो लगातार बढ़ रहा है, और 2020 के बाद से तो ये और भी ज्यादा बढ़ा है, और अभी 2023 के बाद से भी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में एक बहुत बड़ा जंप हुआ है, जो कि एंजल वन जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया है। और ये डेटा आपको ये भी बताता है कि अभी इंडिया में स्टॉक इन्वेस्टिंग का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा हो रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में अभी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ चुका है, यूथ में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जिसकी वजह से अभी बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके अलावा आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि एंजल वन ने आईपीएल में प्रमोशन करना शुरू किया है, क्योंकि वो आईपीएल में एक एसोसिएटेड पार्टनर भी है। तो इस प्रमोशन कैंपेन के वजह से भी एंजल वन को फायदा हो सकता है, जो इसके सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स में आने वाले क्वार्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है कोफोर्ज लिमिटेड, और इस कंपनी में रिसेंटली 33% का फॉल हुआ है, और इसका रीजन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते होंगे कि अभी आईटी सेक्टर में हेडविंड फैक्टर्स है, क्योंकि अभी यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ता है तो स्पेंडिंग कम होता है, और अगर स्पेंडिंग कम होता है तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स को फायदा कम होता है, और यही कॉर्पोरेट्स है जो इंडियन कंपनी से सर्विसेज लेते हैं, और अगर उनका प्रॉफिट्स और सेल्स कम हो रहा है या इंपैक्टेड है तो उसको कवर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कॉस्ट कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से आईटी स्पेंडिंग में भी कॉस्ट कटिंग होता है। और इसका इंपैक्ट ऐसे आईटी कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा जो हेवीली यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी अगर इनके रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा यूएस और यूरोप से आता है। तो अभी अगर आप कोफोर्ज का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो यूएसए से इसको अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ द रेवेन्यू आता है, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 36% ऑफ द रेवेन्यू आता है, एशिया पैसिफिक से 8% और इंडिया से मात्र 4% ऑफ द रेवेन्यू आता है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद एक ऑब्वियस सा सवाल ये आता है कि आईटी सेक्टर में रिकवरी कब हो सकता है, यानी उसके टेलविंड फैक्टर्स क्या है। तो ये टेलविंड फैक्टर हो सकता है आने वाले टाइम में अगर यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा तो ये आईटी सेक्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि बहुत जल्द यूएस और यूरोपियन इकोनॉमीज इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेंगे। और अभी इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द यूएस का जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू करेगा, और इसीलिए वो ये भी बोलते हैं कि गोल्ड ने रीबाउंड किया था इन द रीसेंट टाइम। एंड ऑफ कोर्स इस साल इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा उसके बारे में आपको क्या लगता है उसको आप कमेंट्स में लिखिए। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्रेजेंटली अगर आप देखें तो कोफोर्ज का मार्केट कैप अराउंड 27,600 करोड़ के आसपास है, इसका पी रेशियो 34.5 के आसपास है, कंपनी के ऊपर 726 करोड़ का डेट बर्डन है, और कंपनी के पास 335 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। लेकिन ये जो डेट है इसको कंपनी बहुत ही आसानी से मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 के आसपास है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.23 के आसपास है। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये बताता है कि कंपनी के ऊपर जो भी डेट है उसके ऊपर कंपनी को जो भी इंटरेस्ट पे करना है उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना पैसा कमा रहा है। तो अभी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.23 है तो ये आपको ये बताता है कि अगर ₹1 का इंटरेस्ट पे करना है तो उसके कंपैरिजन में कंपनी 9.23 रुपीस का प्रॉफिट्स कमा रहा है। और उसके बाद अगर आप कोफोर्ज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2021 और 22 में 37.9% का सेल्स ग्रोथ हुआ था, 2023 में 24.6% का ग्रोथ, और अभी 2024 में 14.5% का ग्रोथ हुआ है। और वही अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो 2021 और 22 में 53.4% का ग्रोथ हुआ था, 2023 में 4.2% का ग्रोथ, और अभी 2024 में 12.2% का ग्रोथ हुआ है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट्स में नेगेटिव ग्रोथ तो नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम पे कोफोर्ज का जो पी रेशियो था या वैल्यूएशन था वो 65 के आसपास था, और अगर पी रेशियो 65 है तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स ग्रोथ भी डिमांड करेंगे, और अभी आईटी में हेडविंड्स आने की वजह से ये ग्रोथ कम हुआ है, तो ऑब्वियसली पी भी रीरेट होगा और स्टॉक प्राइस भी करेक्ट होगा, और अभी कोफोर्ज में एग्जैक्टली यही हो रहा है। और उसके बाद अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो कोफोर्ज में प्रोमोटर्स ने 26.63% स्टेक बेचा है, एफआईएस ने 10.22% स्टेक खरीदा है, और डीआईएस ने 17.09% स्टेक खरीदा है, और पब्लिक ने 0.7% स्टेक बेचा है। और यहाँ पर प्रोमोटर्स ने क्यों बेचा है, क्योंकि प्रोमोटर एक होल्डिंग कंपनी था बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया, तो उन्होंने कंपनी से एग्जिट किया है और उस स्टेक को एफआईएस और डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रोमोटर्स ने बेचा है और उस शेयर्स को पब्लिक के ऊपर डंप किया जा रहा है तब हाँ यहाँ पर एक रेड अलर्ट हो सकता है, और कई सारे सवाल आ जाते हैं कि प्रोमोटर्स आखिर क्यों बेच रहे हैं और उस स्टेक को बड़े इन्वेस्टर्स क्यों नहीं खरीद रहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर्स ने जो भी बेचा है उसको एफआईएस और डीआईएस ने एब्जॉर्ब किया है, बल्कि उल्टा उन्होंने 0.7% स्टेक पब्लिक से भी खरीदा है। और अभी अगर आप टेक्नोलॉजी और सर्विसेज की बात करें तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या एआई का इंपैक्ट फुल स्विंग पे चल रहा है, तो इसीलिए अभी इंडियन आईटी कंपनीज को भी एआई के लिए रैंप अप करना है, एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर, जहां पर वो अपने एआई इनिशिएटिव्स और एआई डिलीवरी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जहां पर कंपनी ये बताता है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एआई क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम
प्रोग्राम का एक बहुत ही क्रिटिकल ऑडिट को क्लियर कर दिया है, जिसे हो सकता है आने वाले टाइम में ये माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई क्लाउड पार्टनर प्रोग्राम है उसके जरिए अपने सर्विसेज लॉन्च करे। और प्रेजेंटली कंपनी ने एआई प्रोग्राम्स में अराउंड 60 कस्टमर्स को एंगेज किया है, 20 to 22 पायलट्स को उन्होंने अंडरटेक किया है, वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, असेसमेंट्स कर रहे हैं और लाइव रेवेन्यू जनरेटिंग एंगेजमेंट्स किया है। और इनके जो एआई रिलेटेड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने रिसेंटली उसको शोकेस भी किया है और उन्होंने इसको ग्लोबल बैंक्स को दिखाया है, मिडिल ईस्टर्न कमर्शियल बैंक्स को, ऑस्ट्रेलियन बैंक्स को, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को और जो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज है उनको इन्होंने इन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया है और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी उन्होंने इसको शोकेस किया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी बताएगा कि ये हमारे सक्सेसफुल एआई प्रोजेक्ट्स है जिससे आपको भी फायदा हो सकता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें और ज्यादा सर्विसेज या और ज्यादा डील्स मिले। और उसके अलावा कंपनी ये भी बताता है कि वो अपने जो एआई कैपेबिलिटीज है और प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि कोफोज, क्विजार, उसके ऊपर हेवीली इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि वो ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर सके। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में कंपनी ये बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो हायर मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका जो ऑफशोर रेवेन्यू परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। और उसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में उनका जो मार्जिन्स के गाइडेंस है वो ज्यादा हो सकता है क्योंकि इनके ग्रॉस मार्जिन जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं, जो पोटेंशियली उनके अर्निंग्स बिफोर टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को इंपैक्ट कर सकता है और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेवल्स को भी वो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और इस स्टॉक में रिसेंटली 24% का करेक्शन हुआ है। और ये कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बेसिकली ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इंडिया में केटर करता है। और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बिजनेस मॉडल को डिटेल में डिस्कस करने के लिए टाइम चाहिए। एंड इन केस अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो उसको आप कमेंट्स में बताइए। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। तो प्रेजेंटली इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 7,800 करोड़ के आसपास है और स्टॉक का जो पी है वो 60.6 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो वो 33.9 के आसपास है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी का आईपीओ रिसेंटली आया था 2022 में, जिस टाइम इसका पी रेशियो अराउंड 198 के आसपास था, लेकिन बाद में कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से पी रीरेट होकर अभी अराउंड 60.6 के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर स्टॉक प्राइस में जो गिरावट हुआ है उसने भी पी रीरेट करने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और उसके बाद अगर आप डेट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 18.2 करोड़ का डेट बर्डन है, लेकिन कंपनी के पास 296 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है, यानी ये कंपनी इफेक्टिवली डेट फ्री और कैश रिच है। और उसके बाद अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो 2021 में ये कंपनी लॉसेस कर रहा था अराउंड 29 करोड़ का, लेकिन 2022 में ये कंपनी 8 करोड़ का प्रॉफिट कमाता है। 2023 में ये 8 करोड़ का प्रॉफिट जंप होके 68 करोड़ हो जाता है और अभी 2024 में प्रॉफिट्स फिर से जंप होके 129 करोड़ हो जाते हैं। एंड अभी ये हो सकता है कि इसी ग्रोथ एंटिसिपेशन में ही इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीदने के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से पी रेशियो 60.6 के आसपास है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए, अगर कंपनी इस ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर कंपनी का ग्रोथ कम हो जाता है तो वो स्टॉक प्राइस को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो इसीलिए जो हायर वैल्यूएशन वाले कंपनीज है उसमें ग्रोथ कितना हो रहा है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कीजिए। और उसके बाद अगर आप इसका लास्ट 5 क्वार्टर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न डेटा देखेंगे तो प्रमोटर्स ने 4.51% स्टेक बेचा है, एफआईएस ने 6.44% स्टेक खरीदा है, डीआईएस ने भी 2.66% स्टेक खरीदा है और पब्लिक ने 4.65% स्टेक बेचा है। यानी यहाँ पर इफेक्टिवली एफआईएस और डीआईएस ने प्रमोटर और पब्लिक दोनों से शेयर्स खरीदा है। और प्रेजेंटली यहाँ पर पब्लिक में 20.89% ऑफ द शेयर्स है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग में दो बड़े इन्वेस्टर्स भी है जिनका स्टेक मोर देन 1% है, जिसमें पहला इन्वेस्टर है प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट जो 6.36% ऑफ द शेयर्स ओन करता है और उसके बाद है अवतार होल्डिंग्स जो 1.83% ऑफ द स्टेक होल्ड करता है। एंड दीज बोथ इन्वेस्टर्स आर इन पब्लिक होल्डिंग। और उसके बाद कुछ और कंपनीज जिनमें रिसेंटली करेक्शन हुआ है उसमें से एक कंपनी है आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड जिसमें रिसेंट टाइम्स में 46% से भी ज्यादा का करेक्शन हुआ है, और एक और कंपनी है तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड जिसमें अराउंड 31.91% का करेक्शन हुआ है। और इन दोनों कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट तरीके से आप स्टॉक एनालिसिस करने के लिए केपेबल बनो। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने सिखाया है उसी लर्निंग्स को इस्तेमाल कीजिए और इन दोनों का भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और इन दोनों कंपनीज के बारे में आपका एनालिसिस क्या बताता है उसको आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। और अगर आपके कमेंट में जो कंटेंट है अगर वो पसंद आता है तो मैं भी आपके कमेंट को लाइक जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।